बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से और वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में। और इस तरह आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में देखा कि आज बड़ी आसानी के साथ इंग्लैंड ने नीदरलैंड की टीम को 160 रन से शिकस्त दे दी और 339 रन का एक पहाड़ जैसा स्कोर किया जिसको नीदरलैंड की टीम अब बुरदई कर सकी और इस तरह वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी फतह को इंग्लैंड की टीम नाम करने में कामयाब रही। बड़ी देर की मेहरमा आते आते, लेकिन अब जो टीम इस वक्त बॉटम पे मौजूद है पॉइंट टेबल पे, उनकी कोशिश यही है कि रन रेट अपना बेहतर करें, मैचेस अपने जो बाकी आने वाले वो जीतें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी शिरकत के लाले ना पड़ सकें, क्योंकि 8 जो टॉप की टीम है इस वर्ल्ड कप में वही चैंपियंस ट्रॉफी में जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में खेली जाएगी उसमें शिरकत करेंगी और 7 टीमें तो वो होंगी जो जाहिर से पॉइंट टेबल टॉप पर होंगी और पाकिस्तान को मेज़बान होने के नाते 8वीं टीम बनने का शर्फ हासिल हो जाएगा। आज के शो में हम बात करेंगे बहुत सारे इशूज़ हैं, इंग्लैंड नीदरलैंड के मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी बहुत ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं, उनको भी आज हम जो है उसका तस्करा करेंगे। ये सब पॉइंट टेबल आपके सामने मौजूद है कि जहाँ पे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये तीनों टीमों के 8-8 पॉइंट हैं, लेकिन अफगानिस्तान का जो रन रेट है वो -0.34 है, -0.34 है। इसके अलावा न्यूजीलैंड जो है वो रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान से आगे है। तो अब ये जो कल मैच खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच बन जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम इस मैच को भी डिस्कस करेंगे और आप ये देख रहे होंगे पॉइंट टेबल पे कि जो टॉप की टीम है उनकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है क्वालिफाई कर जाएं। मेरे साथ आज जो स्टूडियो में पहली शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, गाहे बगाहे आप उनको हमारे शोज़ में देखते रहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी करते हैं। सईद आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व इन्होंने किया, इनकी टीम के साथ बतौर मैनेजर भी रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा इनका कारनामा है वो स्टेट बैंक का ग्राउंड है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है, जिसकी तारीफ सभी करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब अक्सर फर्स्ट क्लास के मैचेस जो हैं वो इनकी ग्राउंड पे करवाते हैं और बड़ी ज़बरदस्त डिपार्टमेंटल टीम भी अब ये उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और कई यंगस्टर और कई ज़बरदस्त प्लेयर इनके स्क्वाड में शामिल हैं। ज़हीर भाई ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़हीरुल हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आज जो नीदरलैंड का मैच उसकी समरी पे निकाल डालते हैं सईद भाई, फिर आपसे आगाज़ करते हैं। नीदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड जो मैच हुआ इसकी समरी हम दिखाएंगे आपको कि इस मैच में जनाब क्या हुआ, कि यहाँ पर जो सूरत हाल रही है वो कुछ इस तरह से कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, स्टोक्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 108 रन की इनिंग के लिए, मलान थोड़े अनलकी रहे, 87 रन बना के रन आउट हुए, लेकिन जो वोक्स और स्टोक के दरमियान पार्टनरशिप थी ये बड़ी ज़बरदस्त रही, जिसके नतीजे में 339 रन 9 विकेटों के नुकसान पे इंग्लैंड ने स्कोर किए। जवाब में जो है सिर्फ 179 रन बना सकी नीदरलैंड की टीम और 41 रन की इनिंग के लिए निदा मनोरून है और इसके अलावा जो उनके कप्तान है एडवर्ड, उन्होंने 38 रन की इनिंग खेली। बरेसी जो है 37 रन बनाकर कामयाब रहे। 3 विकेटें हासिल की जनाब मोइन अली राशिद ने। मोइन अली ने यहाँ पे विकेट हासिल किए हैं, ये एक खुशाइन चीज़ है इंग्लैंड के लिए क्योंकि मोइन अली अब तक जो है वो विकेट हासिल नहीं कर सके थे। सईद भाई, इंग्लैंड और नीदरलैंड ये पहले भी 2 टीमें आपस में टकरा चुकी हैं और नीदरलैंड ने इंग्लैंड को हराया हुआ भी है। बज़ाहिर तो ऑन पेपर कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा है ये टूर्नामेंट, आपको ये जो फतह है किस लिहाज से इसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि नीदरलैंड बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है अपने जितनी उसकी कैपेसिटी उसके हिसाब से और इंग्लैंड अपनी कैपेसिटी से कम क्रिकेट खेल रहा है, तो ये मैच किस तरह एनालाइज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली देखो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका 4 टीमें बाहर की हैं, यूरोप की हैं। ऐसा हो नहीं सकता था कि चारों की चारों टॉप टीमें होती, कोई ना कोई कहीं ना कहीं लैग करती है। एक इंग्लैंड रही है, नीचे रही है, मगर इंग्लैंड है टीम, इसलिए कि सब इस साल हो गया उसके साथ वो पीछे चली गई, नहीं तो चैंपियन टीम तो रही है। और जहाँ तक रही नीदरलैंड की टीम मुझे बहुत इम्प्रेस किया, उसका टीम वर्ल्ड कप स्क्वाड में आई और इतना अच्छा खेल के गई है कि कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये टीम आई है और क्वालिफाई खेल के आई है और हल्की टीम। देखें, ये बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गई और ये अपने अफगानिस्तान हो गए, ये पुरानी टीमें हो गई हैं, अब ये नई टीमें नहीं हैं। तो नीदरलैंड ने, अगर आप इस तरह से देखा जाए, टैलेंट के हिसाब से देखा जाए और फ्यूचर प्लानिंग से हिसाब से देखा जाए, तो ये आगे मैं समझता हूँ कि टीम बहुत अच्छी बनेगी। और जहाँ तक आपने पूछा इंग्लैंड की, देखें एक टीम ने तो जाना था नीचे, अब चारों टीमें जो पहली, मेरे अपसेट कोई नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि आप ये कहते हैं साउथ अफ्रीका अचानक पहुंच गई या ये ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका हराया जरूर है, मगर 4 टीमों ने अभी सेमीफाइनल है ना, अभी 4 टीमें सेमीफाइनल में टॉप की पहुंची हैं दुनिया की।
तो इसका मतलब क्रिकेट अच्छी चौथी हुई है। कहाँ पहुंची है अभी? नहीं या पहुंची पहुंचा नहीं है, चुके हैं मगर आप? पहुंचेगी तो वो भी टॉप की टीम होगी। इसको श्रीलंका का चांस नहीं है ना, अफगानिस्तान का मैं समझता हूं चांस है ना, बांग्लादेश का चांस है। जो भी पहुंचेंगी टॉप टीमें पहुंचेंगी जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकाले और उनकी एक ग्रेटनेस है, बड़े बड़े प्लेयर उनके पास है। मगर एक चीज बता दूं आपको, ये जो आज पाकिस्तान से इनका अगला मैच है इंग्लैंड का, और जिस तरह से इन्होंने आज 350 किए हैं ना, ये हमारे लिए नुकसान हो गया, इसलिए कि इनकी टीम कॉन्फिडेंस आ गया। तो बहरहाल ये कि क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान को टफ टाइम मिलेगा 350 की वजह से, टीम उठेगी जरूर उनकी, कुछ भी हो जाए। और जहां तक रही बात हमारी टीम की, मैं ये समझता हूं कि हमारी टीम को अब अली ये करना चाहिए, स्पेशली मैनेजमेंट को, कप्तान को। आपको पता चल गया हमारी बॉलिंग लाइन ऐसी नहीं है कि 300 से अंदर टीम को आउट नहीं कर सकती। अब आप अपनी टीम को, हमारी टीम को ऐसा टीम रखनी चाहिए कि बॉलिंग से तवक्का यही रखेंगे 300 से ऊपर रन करेंगे, और अपनी टीम बैटिंग, टोटली बैटिंग विकेट लाए और एवरेज के हिसाब से खेले। बाबर आजम हो जाए या नीचे कोई भी आए, जैसे फखर जमान इनिंग बनाता है, खुदा ना खास्ता कल तीसरी इनिंग में फखर जमान रन नहीं करता, क्या मकसद? हम वही 250 रन, बाबर आजम वही अपने 100 रन या 70 रन 80 रन वही स्ट्राइक रेट के हिसाब से करेंगे कि 100 रन के हिसाब से? ऐसा नहीं। ये मैनेजमेंट को चाहिए कि बाबर आजम को या रिजवान को या इफ्तिखार को या सऊद शकील को एक टारगेट देके भेजें सबको। भाई अगर फखर जमान आउट हो जाता है, मगर हमने 350 करने, कोई स्ट्राइक वो इस तरह से नहीं खेलना, विकेट पे स्टे करके नहीं खेलना। अगर ये 350 रन नहीं करेगी और 300 के अंदर आउट हो गई, तो आप ये समझ लीजिएगा हमारा मैच वापसी का सफर। आप इस मैच को किस तरह से देखते हैं कि जहां पर आज एक दफा फिर जो है इंग्लैंड की टीम जो है स्टोक्स के ऊपर उन्होंने डिपेंड किया, बलाद ने रन स्कोर किए, वो इंग्लैंड नजर ही नहीं आ रही जिस अंदाज की वो क्रिकेट खेलते आए? देखें अली भाई, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो इंग्लैंड जो टॉप 4 में कंसिडर की जा रही थी कि इंग्लैंड जो है सेमीफाइनल खेलेगी, नो डाउट, ये बात तो कोई दो राय नहीं है। सईद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है ऑलरेडी वो टीम तो अच्छी है, अब उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं हो सकी, वो उनके लिए बड़े मिसअप हुए हैं और बड़े मतलब बैड लग रहा है उनका कि जो है उनकी टीम जो है वो नीचे चली गई। मगर है कि आज जो उन्होंने इनिंग खेली है, तो जिस तरीके से उनके सामने जो भी टीम उनके सामने थी, वो देखें क्वालिफायर राउंड खेल कर आ रही थी, मगर उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर देखें आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। तो यही कहा जा रहा था कि ये मैच अच्छा होगा, मगर इंग्लैंड की टीम ने आज 350 रन करके ये फिर सबूत दिया है कि वो उसके अंदर अभी भी जान है। वरना अमूमन ये होता है कि इंग्लैंड की टीम अब जब गिर जाती है तो गिरती चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ये कि फाइटर है, वो आप देखें गिर के भी उठ जाती है। लेकिन ऐसे भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो इनएक्सपीरियंस होने का भी सबूत दे दिया थोड़ा सा नेदरलैंड ने, जिस तरह भी सही बात कर रहे थे, पोटेंशियल है, स्किल है, टैलेंट है, सब कुछ है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से 339 तक पहुंच गई। आखिरी 10 ओवर में जो बैटिंग की है वो एक बिल्कुल आउट क्लास बैटिंग की है इंग्लैंड ने। आप बिल्कुल ठीक है, एक्सपीरियंस तो बहुत फ़र्क है इंग्लैंड की टीम में और नेदरलैंड की टीम के अंदर, मगर मैं समझता हूँ फिर भी हमें नेदरलैंड को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देखें इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई टीम ऐसा नहीं लग रहा था कि चाहे वो अफगानिस्तान हो या चाहे नेदरलैंड हो कि वो जो है ना टीमें कमज़ोर है, वो इनके बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इनके बराबर की टीमें लग रही थी। और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली आपके अफगानिस्तान ने, तो अब आइंदा सोचना होगा कि टीमें जो है, अब कोई और टीम जो है क्वालिफाई करके आए तो वो कमज़ोर होगी, ये कमज़ोर टीमें नहीं है। ठीक है जनाब, इस तरह हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट ने कहा कि नेदरलैंड ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन साथ साथ इनएक्सपीरियंस होने का सबूत दिया। इसके नतीजे में आखिरी 10 ओवर में जो है वो इंग्लैंड ने डोमिनेट किया और फिर 339 के मजमूए तक पहुंचे। नेदरलैंड को अमूमन कहा जाता है फूलों की सरजमीन, लेकिन कहीं इस फूलों की सरजमीन ने इंग्लैंड के खिलाफ इतने रन करा के पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में के रास्ते में कहीं कांटे तो नहीं बो दिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन के सामने आया है। इस वक्त ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे, आईसीसी ने जो है वनडे रैंकिंग जारी कर दी है और उसमें बाबर आजम जो है वो एक दर्जा स्लिप होकर नंबर 2 पर आ गए। बहुत तनकीद की जा रही है इस आईसीसी रैंकिंग के हवाले से, इसको डिस्कस करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अब वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैच के बारे में। और सर मैं अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहता हूं कि वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त हॉट इशू इस वक्त चल रहा है जो नहीं होना चाहिए था, और वो है जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इंज़मामुल हक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दो फरीक बनकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। हालांकि कल मेरे साथ डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहब मौजूद थी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से पूरे जो है वो गुफ्तगू का उन्होंने खुलासा कर दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स की इज्जत करता है। ज़का अशरफ साहब जो है वो अभी भी ये चाहते हैं कि मामला जो है वो अच्छी तरह से हल हो जाए, उसके बाद फिर इंज़मामुल हक के मुस्तकबिल के हवाले से कोई फैसला किया जाए। और यही वजह है कि इंज़मामुल हक का जो रेजिग्नेशन है वो अब तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ इंज़मामुल हक का मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पर जा रहे हैं, मुख्तलिफ एंकर्स को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और जो ऐसा लगता है कि इंज़मामुल हक खुल के जो है जिस तरह बैटिंग करते थे इस तरह खुल के फ्रंट फुट पे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने आ गए। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान क्रिकेट को रन करने का जिम्मेदार है। दूसरी तरफ इंज़माम बड़ा नाम है, और एक दोनों के दरमियान जो मुखासिमत है वो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करेगी। ज़रा भाई, चूंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर से भी हैं, आप बैंकिंग सेक्टर से बड़ा अरसा आपने गुजारा है, ये इंज़मामुल हक कुछ अरसे पहले तक बोर्ड से वाबस्ता रहे, ठीक है। एक ऑफिस डेकोरम होता है, एक वर्क एथिक्स होते हैं कि आज आप रिजाइन करेंगे तो क्रिकेट बोर्ड के कॉन्टैक्ट में होता है। आप मैनेजर भी रहे सिंध की टीम के साथ, स्टेट बैंक को भी आप रन करते हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आप यहाँ से इस कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर जाके फौरन जाके टीवी चैनल्स पे बैठ जाते हैं और पीसीबी के खिलाफ आप गुफ्तगू शुरू कर दें? देखें, अब मुझे नहीं मालूम है कि उनके टर्म एंड कंडीशन क्या है। उन्होंने पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हुआ है तो फिर तो इस चीज़ को उनको मेरे ख्याल है कि केयर करना चाहिए। मगर मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, उन्होंने कहीं भी चेयरमैन पीसीबी की शिकायत नहीं की है, उन्होंने मिडिल मैनेजमेंट की शिकायत। जो उनके डायरेक्टर मीडिया जो हैं आलिया रशीद साहबा के हवाले से उन्होंने बात की है, सीईओ साहब के हवाले से बात की है कि मैंने उनसे जाके कहा कि आप जो है कम से कम ये तो एक्सप्लेन करें कि मैंने जो है प्लेयर्स को के लिए कोशिश नहीं की, प्लेयर्स को मैंने मनाया नहीं इसके लिए, मगर जो है किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो उसका रिएक्शन जो है ये आया है। तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि तमाम तर जो मामला हैं ये बंद दरवाजे के पीछे हो जाए, एक ऑफिस में बात हो जाए, रादर देन इसके कि इसको मीडिया में इस तरह से उछाला जाए? जिस तरह मैंने भी कहा कि दो पीसीबी और इंज़मामुल हक दोनों का एक दूसरे के आमने सामने आना क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। देखिए, मैं अगर सीईओ साहब की जगह होता तो मैं सबसे पहले इंज़माम साहब को बिठा के इस मसले को सुनता, और जाहिर बात है मैं एक ज़रूर बयान जारी करता पीसीबी की तरफ। बिठाने के लिए इंज़माम को बुलाया था ना ज़का अशरफ साहब ने, ज़का अशरफ साहब के सामने ये नहीं गए, उन्होंने डायरेक्ट इस्तीफा पहुंचा दिया जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल है ज़का अशरफ साहब के पास गए थे तो उस वक्त वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कहीं बिजी कोई तकरीब हो रही थी, वहाँ वो बिजी थे। मगर है कि असल जो उनको शिकायत जो उन्होंने ज़का अशरफ साहब की नहीं की है, जो मैंने इंटरव्यू सुना है उनका, उन्होंने जो सीईओ साहब की है और डायरेक्टर मीडिया की है कि मैं उनके पास गया, वो ये कह रहे हैं कि नाकामी से छुप रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, तो और शिकायत फिर कैसे होती है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर उन्होंने कहीं भी चेयरमैन पीसीबी का नाम नहीं लिया, उन्होंने मिडिल मैनेजमेंट का नाम लिया। जो मिडिल मैनेजमेंट है, मेरे ख्याल है कि अगर उन तक ये बात गई है और उन्होंने इस बात को टेक नहीं किया सही से, तो फिर कसूरवार तो वो हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से चेयरमैन साहब को देखना चाहिए कि आया जो उनके नीचे के जो लोग हैं वो किस तरीके से इंतजाम सही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंतजाम सही है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप कह रहे हैं मिडिल मैनेजमेंट। मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उनको बुलाया, वो वहाँ पहुँचे नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो चाहते, क्रिकेट बोर्ड चाहता, ठीक है जी, अगर आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, हम आपका इस्तीफा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने घर जाएं, हम अपने दूसरा कोई बंदा देखते हैं। तौसीफ अहमद को बुरी चीफ सिलेक्टर बनाया है, मुकम्मल चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया। इसका मकसद यही है ना कि इंज़माम की जगह रखी हुई थी, लेकिन जो इंज़माम मीडिया में जाके गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि जो वर्क एथिक्स हैं, जो ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इन सब चीज़ों को आप एज ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात इंज़माम को जो है रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, मैं समझता हूँ, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप चल रहा है, मीडिया, दुनिया की मीडिया की नज़रें हम पर है, हमारी टीम की कुछ परफॉर्मेंस थोड़ी उस वक्त डाउन जा रही थी, तो सब ने जो है इस चीज़ को हाईलाइट किया। देखिए, जब ये कहते हैं ना कि क्रिकेटर्स को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन दे दें और पीसीबी का बोर्ड चलाएं, देखें किसी भी इदारे के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, ठीक है। अब जैसे सईद भाई हैं, इनको बैंकिंग का तजर्बा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, ठीक है, मगर है कि क्या शाहिद आफरीदी ने कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, क्या इंज़मामुल हक ने काम किया है, क्या इस तरीके से क्या यूनुस खान ने काम किया है? तो वो लोग जो अचानक जो इस तरीके से जो एक धमाका कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है सोचना होगा आइंदा कभी भी इस तरीके से डिसीजन करने से कि जब किसी को आप लें, किसी भी बड़े क्रिकेटर को, तो पहले उसके साथ बात करें, काउंसलिंग करें उनकी, और उसके बाद फिर उनको लेकर आए। तो ये गलती है, मैं समझता हूँ कि रिजाइन नहीं करना चाहिए था फौरी तौर पर। आप इस एक्ट को किस तरह देखते हैं कि क्रिकेट बोर्ड चाहता
तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेता रिज़ाइन, ठीक है। उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि तौसीफ अहमद साहब, आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी, ज़हीर भाई ने भी पढ़ी होगी, हमारे नाज़रीन ने भी देखा होगा, अबूरी चीफ सेलेक्टर आए वो। अबूरी का मतलब ये है कि अभी उनको परमानेंट नहीं किया गया, जैसे ही इंजमाम का मामला हल हो जाएगा, इंक्वायरी हो जाएगी, हो सकता है इंजमाम वापस आ जाए। लेकिन इंजमाम का मीडिया में जाना, मुख्तलिफ एंकर्स को इंटरव्यू देना, पीसीबी के सामने आना, आपको लगता है कि एक जंग सी छेड़ने की कोशिश है ये? ये जंग क्या छोड़नी, मैं तो समझता हूँ कि इंतज़ाम ने ये अमल करके इस्तीफा दे के और मीडिया पे बैठना, ये तो पाकिस्तान के क्रिकेट के बोर्ड की चेयरमैन की बेइज्जती है। ये कौन सा मैं तो इंतज़ाम को कहता हूँ कि उसने इस्तीफा दिया ही इसी वजह से कि वो मेरे ख्याल में गिल्टी है। ज़का अशरफ का मैंने कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं सुना जिसने अभी तक उसके कैसे ऐसा कोई अल्फाज हो, सख्त अल्फाज हो, जिसमें उसकी नफरत उसके अंदर से आ रही हो, नागवारी। मगर आपस की बात यह है कि जैसे ज़हीर भाई ने कहा ना, मैं होता तो मैं यूं करता, तो इस जगह मैं होता ना, आप यकीन करें कि ये पाकिस्तान की टीम मुबशिर, मुझे आपका भी याद है, आपने सबसे पहले शुरू किया था कहने के लिए ये एजेंट सिस्टम आपने किया था। फिर उसके बाद ये हाईलाइट जो हुआ, ये मुबशिर लुकमान ने जो आके बात बोली है, इसके लिए ये अगर मुबशिर लुकमान नहीं बोलता तो आज आपकी टीम की इस पोजीशन नहीं होती कि आप पहुंचते। इंतज़ाम की वजह से, इमाम की खिलानी की वजह से इस टीम का हाल ये हुआ है। आपने एक मैच के बाद उस बच्चे को बिठा दिया है, इमामुल हक को, उसको सॉरी फखर को, जो टीम की जान थी। भाई बाबर आजम को अगर कप्तानी नहीं करने आती, डिसीजन मेकर नहीं है पाकिस्तान के लिए कि नहीं खेल सकता, वो अपने लिए खेल रहा है, अपने ग्रुप के लिए खेल रहा है, तो उस गॉड से तो उस वक्त तो आपको इंतज़ाम ने किया है। इंतज़ाम ने आज से जब से आया वो इमाम इकबाल उसको अपने मुझे नाम भी है इमामुल हक को खिलाने के चक्कर में, भाई खुदा के वास्ते वर्ल्ड कप हो रहा है, कुछ ख्याल करो। और इस वक्त मैं आपको सही बताऊं, इंतज़ामुल हक गिल्टी है और इसमें कोई शक नहीं, बड़ा प्लेयर जरूर है, मगर उसने पीसीबी के चेयरमैन की, पीसीबी पाकिस्तान की टीम की जो बेइज्जती कर रहा है। और तौसीफ अहमद क्या छोटा प्लेयर है? अगर कोई ना कोई तो उसकी सीट पे आके बैठेगा ना, और कोई परमानेंट तो चेयरमैन बनाया नहीं। इस वक्त इंतज़ाम को चाहिए था चुपचाप होके बैठ जाए और अंडरस्टैंडिंग करे ज़का अशरफ से, क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है ना। अशरफ ने थोड़ी बोला है, उन्होंने तो ज़का अशरफ साहब ने तो ज़हीर भाई, सईद भाई, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने ये पीसीबी का जो मौक़िफ़ है, कल आली रशीद साहब ने ये कहा कि अभी इंक्वायरी चल रही है, बैठेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर कोई फैसला होगा। और लुकमान अली कोई ये मुबशिर लुकमान कोई छोटा एंकर है क्या? पूरी दुनिया उसको सुनती है। उसने कोई बात दी, पेपर दिखाया, प्रूफ के साथ दिखाया, उसने दिखाया ना, चौधरी उसने ज़का साहब ने थोड़ी दिखाया। आपको मदद मांगने के लिए उनके शेड पे जाना चाहिए था कि भाई ये कर रहे हैं मेरे साथ, मैं क्या करूं। वो मशवरा देता तुम्हें कि यार अभी रुक जाओ, मैं तुमसे इंक्वायरी बिठाता हूं, मगर रिजाइन ना देना। तुम खुद चले गए, फिर उसके बाद खुद अगेंस्ट हो गए। ये कौन सा यार मजाक है यार? ठीक है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि पूरा सिनेरियो ये है कि अभी अगर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड ये चाहता, रिजाइन दिया इंतज़ाम साहब ने, इस्तीफा एक्सेप्ट करते, तौसीफ अहमद को जो है वो चीफ सेलेक्टर बना दे, अबूरी इंटरिम चीफ सेलेक्टर को बनाया, अबूरी तौर पे चीफ सेलेक्टर बनाया, क्योंकि इंतज़ाम की रिस्पेक्ट थी। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया हाउस में आना, अपने मनपसंद एंकर को इंटरव्यू देना और पीसीबी के खिलाफ बातें करना, क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जिस तरह प्लेयर्स के ऊपर आप लागू करते हैं, तो इस तरह ये जो कल इफ़ी भाई भी बात करते हैं, तो इस तरह फिर मैनेजमेंट के ऊपर भी तो ये चीज़ लागू होती है कि आज आप रिजाइन देंगे, कल आप कैसे इदारे के खिलाफ बात कर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंतज़ामुल हक जो है बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो गए, इतने जज्बाती नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइम लेते, वेट करते कि क्या है। मगर मैंने आपसे कहा ना कि उनकी जो शिकायत, जो मैंने इनका इंटरव्यू सुना है, उनकी शिकायत मिडिल मैनेजमेंट से है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इस हवाले से कि ये कहा गया कि मैंने अगर आपकी शिकायत यहाँ मुझसे होती है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर आपकी शिकायत यहाँ मुझसे होती है तो मेरा मतलब ये, मैं इस वक्त GTV हूँ, कैसे हो सकता है कि वो ये कह रहे हैं मैं मिडिल मैनेजमेंट से मेरी शिकायत है, पीसीबी से मैं खुश हूँ? तो वो तो जाहिर सी बात है पीसीबी से उनका अगेंस्ट जा रहे हैं ना वो। नहीं, देखिए उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं पीसीबी से खुश हूँ, मगर जाहिर बात है अगेंस्ट तो पीसीबी के ही चले गए, और जो मिडिल मैनेजमेंट जो भी वो पीसीबी ही है। और ज़हीर भाई एक और भी तो बात है अली, ये इतना पूरे प्रूफ के साथ एक आदमी शो कर रहा है, और ये जितने भी मैनेजमेंट है ये इम्प्लाई है पीसीबी की, वो कैसे इनका फेवर कर लेगी? आपको प्रूफ नजर आ रहा है, वो प्रूफ दिखा रहा है पूरा आपका, तो कोई कौन बोलेगा?
या तो देखिए, मामले को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता बेहतर है। तरीके से हल किया, क्योंकि फिर क्या? देखिए एक ऐसी सिचुएशन है जहां वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम खेल रही है और पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा है, अगर मगर चल रहा है वहां पर, और सारे एक टेंशन, उसके अंदर एक नया स्कैंडल अगर आ जाए तो जाहिर बात है कि थोड़ा सा जो है नुकसान होता है। थोड़ा सा नुकसान होता है जनाब। स्कैंडल एक और भी सामने आया जरा, लेकिन उसको मैं जरा बाद में डिस्कस करूंगा, इसी शो में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो रैंकिंग आई है उस पर तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि बाबर आजम को इस वक्त नंबर 2 हो गए जनाब। इनकी परफॉर्मेंस को इतनी ज़बरदस्त है नहीं। माँ से वाइस के नेपाल के खिलाफ एक एशिया कप में 150 रन की इनिंग खेली थी। शुभमन गिल को इस वक्त नंबर 1 कर दिया गया। डीकॉक जो 4 सेंचुरी बना रहा है उसको बिल्कुल पीछे कर दिया गया। श्रीलंकन बॉलर है, उसका जो है उसकी रैंकिंग में नंबर 1 होना चाहिए, वो नंबर 1 नहीं है। शामी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे वो प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोहली बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। शुभमन गिल बगैर सेंचुरी बनाए कोई नंबर 1 हो गए। बाबर आजम नंबर 2 है, पता नहीं किस वजह से। अच्छा, मैं जरा सा ब्रेक ले लूँ, फिर डिस्कस कर लें इसको, क्योंकि थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड कप के मैचेस को, लेकिन साथ साथ आपको मालूम है कि जी स्पोर्ट्स हो और जी स्पोर्ट्स की इस महफिल के अंदर पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट का जिक्र ना हो, पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट का जिक्र ना हो नहीं सकता। आपके इल्म है कि सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ होने जा रहा है, और सिंध प्रीमियर लीग के लिए जनाब हैदराबाद बहादुर और GTV का कोलैबोरेशन है, और GTV मीडिया पार्टनर है। सिंध प्रीमियर लीग की सबसे मजबूत और सबसे ज़बरदस्त टीम हैदराबाद बहादुर की। हैदराबाद बहादुर एक ऐसी टीम बनकर सामने आई कि जिसमें बड़े बड़े आइकॉनिक नाम शामिल हैं, जिसके वसीम अकरम उसके प्रेसिडेंट हैं, साथ साथ मिसबाह उल हक जैसा बड़ा नाम उसका हेड कोच है, शुएब मलिक इसके कप्तान है, और सबसे बढ़ के जहांज़ेब आलम जैसे क्रिकेट सपोर्टर और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर जो हैं वो इस टीम को ओन कर रहे हैं, और CEO हैं जहांज़ेब आलम साहब। इसके साथ साथ कई ज़बरदस्त प्लेयर भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, और हमें उम्मीद है कि हैदराबाद बहादुर इस टूर्नामेंट में अपना इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी। और यही नहीं बल्कि शोबिस की भी बड़ी शख्सियात इनके साथ एसोसिएट हैं, इसमें जावेद शेख हैं, हानिया आमिर, और इसके साथ साथ जो दूसरे जो ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हैं वो इनके साथ जो है वो इन्वॉल्व हैं। हैदराबाद बहादुर और का एक रोड शो हुआ जनाब इंग्लैंड में, कि जहाँ पे गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी साहब भी मौजूद थे। स्क्रीन पे आप यकीनी तौर पर उसकी तस्वीर भी देखेंगे कि जहाँ पर कामरान टिशोरी साहब गवर्नर सिंध भी मौजूद थे इस रोड शो के मौके पे, और साथ साथ दीगर जो टीमें हैं उनके ओनर भी वहाँ पर मौजूद थे। स्क्रीन पे हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे कि जिस अंदाज से जो है वो कामरान टिशोरी साहब और जो है वो दूसरे लोग जो थे वो मौजूद थे। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। ज़हीर भाई, आप ग्रास रूट क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हैदराबाद बहादुर का जो इनिशिएटिव है कि लंदन में जाके हैदराबाद बहादुर का रोड शो हो रहा है, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी साहब भी हैं, तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रही थी। किस तरह देखते हैं कि इतने बड़े कैनवस पे सिंध प्रीमियर लीग को लेके जाना हैदराबाद बहादुर का एक बड़ा कारनामा है? देखें, बिल्कुल, मैंे हैदराबाद बहादुर के हवाले से सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि वो काफ़ी जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं, और क्रिकेट को जो है ना, मैं समझ रहा हूँ कि दिलो जान से जो है इस अपनी टीम को प्रमोट कर रहे हैं। साथ साथ जो है आपने जो नाम लिए उसमें एक अली जफ़र जैसा भी अली जफ़र का आप नाम भूल गए थे, अली जफ़र भी उस का पार्ट है, शुएब मलिक कप्तान है, मिसबाह जो है कोच हैं, वसीम अकरम जो है प्रेसिडेंट हैं। तो बहुत बड़े बड़े नाम इन्होंने लिए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि हैदराबाद हक ने जो है जिस तरीके से अपनी टीम को बनाया और जिस तरीके से उसकी प्रमोशन की है, मुझे लग रहा है कि जो है आने वाली टीमें, जो दूसरी टीमें, वो भी इसको कॉपी करेंगी। इस तरीके से क्रिकेट प्रमोट होगी। इसे में आप किस तरह से क्रिकेटर के एक तरफ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, दूसरी तरफ जिस तरह अली जफ़र हुए, वसीम अकरम है, जावेद शेख, हानिया आमिर, शुएब मलिक जैसा नाम मौजूद है, फिर आज़म खान जो दुनिया भर की लीग में जाते हैं, मोइन खान के साहबजादे, वो इस टीम के साथ एसोसिएट हैं। तो बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे कि जो इस टीम के साथ हैं। तो हैदराबाद बहादुर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, PSL हो या SPL हो, इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ उन मैनेजमेंट को जो ये कराते हैं टूर्नामेंट। ये बेसिकली एंटरटेनमेंट क्रिकेट होती है, और इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिकेटर्स को ही फ़ायदा होता है, और सीनियर प्लेयर्स जितने वे जैसे वसीम अकरम हो गया, यंगस्टर के साथ बैठेंगे। और इसमें ज़रूरी नहीं होता फर्स्ट क्लास प्लेयर हो, एमर्जिंग प्लेयर बहुत होते हैं, और जितनी हर टीमों के पास और जितना बड़ा प्लेयर बैठा होता है, और जितना एक क्रिकेटिंग माहौल बनता है, उसके बाद ये है कि
क्राउड बहुत इन्वॉल्व होता है। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जो मैं समझता हूँ कि जिन जिन शहरों में होती है उस शहर में क्रिकेट आबाद होती है, और ऐसे प्लेयर का टाइम निकालना और इतनी अच्छी या कवरेज इतनी ज़बरदस्त होती है, एक माहौल बना होता है, ऐसा लगता है एक पिकनिक का, या घर में भी ऐसे ही लगता है कि घर वाले देख रहे होते हैं सिर्फ नामों की वजह से। नहीं तो क्रिकेट का तो मेयार आपको पता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट बिजनेसमैनों की क्रिकेट है, और इसमें मैं उनको भी क्रेडिट देता हूं जो करोड़ों रुपया लगाता है बिजनेसमैन, वो सिर्फ जहां से बालम साहब जैसे लोग इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका अपना एक शौक है, इनका इससे कमाना नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, आप मुझे नहीं पता इसका पीछे का क्या होता होगा, मगर मैं नहीं समझता कि पहले साल इतना पैसा लगाने के बाद पैसा वापस आए। ये शौक है, और जिस शहर में हो रहा होता है, जो जिस शहर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये उस शहर के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है अपने अली कि आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जितनी देखें, अब इंडिया देखें आप, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में, सियासत को हटा दें या हमारे यहाँ भी हटा दें, आप स्पोर्ट्स को आप जितना आगे लेके आएंगे आपकी उतना ही गुडविल पूरी दुनिया में जाएगी। ज़र भाई, आप तो क्योंकि अभी डिपार्टमेंट भी आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आप बड़े ज़बरदस्त प्लेयर ले रहे हैं, सिंध के प्लेयर हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें अरबाज हैं, जो आमिर हनीफ के साहबजादे हैं, अरबाज बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। इसके साथ साथ जहादात खान है कि जो अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ मेहरान मुमताज़ है, यंग प्लेयर है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। फिर जो लाड़काना के फास्ट बॉलर हैं चांडियो, वो बड़ा उनको फ्यूचर करार दिया जा रहा है। यंगस्टर के लिए बड़ा ज़बरदस्त पिक फ्रॉम दे रही है हैदराबाद बहादुर, क्योंकि वसीम अकरम, शुएब मलिक, मिसबा जैसे आइकॉनिक प्लेयर इनके साथ एसोसिएट हैं। देखें, नो डाउट ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि यंग प्लेयर्स को मौका मिलेगा सीन से, मगर है कि मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि एक काशिफ भट्टी जो है, एक नाम है इंटीरियर सीन के, जिनका ताल्लुक जो है खैरपुर या मीरपुर खास नवाब शाह से है, उनका नाम एसपीएल की किसी टीम के अंदर नहीं है। और साथ फिर अभी जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, क्या नाम है हैदराबाद के, नोमान अली, उनका नाम नहीं है। नोमान अली अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इन्होंने जो बात उठाई है बहुत अच्छी बात उठाई है। कोच भी एक नहीं है कराची का, सिंध का। मैंने तो कोई नहीं देखा कि कोई टेबल पे कोच बैठा हो, कोई जैसे वसीम अकरम बैठा है वैसे मिसबा बैठा है, और किसी फ्रेंचाइज ने कराची का कोच भी नहीं लेकिन एक आध कोई फ्रेंचाइज उसके हैं कोचेस, असिस्टेंट कोच है ना? नहीं, कोचेस भी हैं उसके, मेन कोचेस। जी। मगर मैंने जो आपका जो इसमें हुई थी, अपने ड्राफ्टिंग हुई थी, उसमें मुझे नजर नहीं आया कोई ऐसा कोच। ठीक है, अभी क्योंकि स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, शायद हो सकता है आगे चल के जो है और लोग भी जो है, लेकिन अभी हैदराबाद, आपने जो बात की इसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि हैदराबाद बहादुर के साथ इस वक्त जो हुजूर बख्श खोसो हैं, जो डेरा मुराद जमाली के कोच हैं, बलूचिस्तान के कोच रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, उनको जो है वो बतौर फील्डिंग कोच लिया गया है। तो हर बॉक्स को जो है वो फिल किया है और हर बॉक्स को टिक किया है हैदराबाद बहादुर ने। जी, तो यही मकसद कहने का मेरा है कि देखें, जो प्लेयर्स जिनकी T20 के जो स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, काशिफ भट्टी स्पेशली, तो उन प्लेयर्स को तो आप मिस ना करें, जिनकी वजह से लोग जो है देखने के लिए आए, जो अच्छा खेलते हैं, जो पाकिस्तान के दरवाजे को दस्तक करके आए हैं। फिर नोमान अली जो है पाकिस्तान टीम का हिस्सा है इस वक्त। आपको ऐसा लगता है इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि जो चूंकि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलेगा, हो सकता है इस वजह से कि इनको पिक ना किया, क्योंकि तो अबरार का जैसे कि अबरार को एक टीम ने पिक किया, लेकिन अबरार यकीनी तौर पर अवेलेबल नहीं होंगे। देखिए, काशिफ भट्टी तो मेरे ख्याल से नोमान की जो बात कर रहे हैं, मैं वो उस पर बात कर रहा हूँ। नोमान तो पाकिस्तान टीम के अंदर है, मगर यह है कि काशिफ भट्टी पाकिस्तान टीम में तो नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एसपीएल की किसी टीम में भी होना चाहिए, और उनका एक नाम है, T20 स्पेशलिस्ट है वो तो मैं समझ, और ऑलराउंडर है, सिर्फ बॉलर नहीं हो तो बेहतरीन ऑलराउंडर है। मगर बहरहाल ये लीग से फ़ायदा होगा, सिंध प्रीमियर लीग से जो है इंटीरियर सिंध के अंदर स्पेशली जो है एक जान पड़ेगी। और मैं तो इस चैनल से के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ठीक है, इस दफ़ा ये कराची में हो रहा है, मगर नेक्स्ट जो है ये हैदराबाद में और वहाँ सक्खर में और इन जगहों पे भी होना चाहिए। जो बिल्कुल इंटीरियर सिंध में भी इंशाल्लाह ये लीग जाएगी, और साथ साथ हैदराबाद बहादुर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका GTV जो है वो मीडिया पार्टनर है, उसकी भी पूरी कोशिश होगी कि जो है वो ट्रायल्स वगैरह लें और इन शहरों के अंदर भी जो है वो टैलेंट को सामने लेकर आए, ताकि ग्रास रूट से भी टैलेंट सामने आए। तो बेस्ट ऑफ लक हैदराबाद बहादुर फॉर योर फ्यूचर, के ज़बरदस्त खेलें, अच्छा खेलें और अपना भी नाम रोशन करें, और साथ साथ जो है वो प्लेयर्स भी सामने लेकर आए। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं रैंकिंग के हवाले से। सही में रैंकिंग का जो सिस्टम, इससे आप मुतमईन है बतौर क्रिकेटर? देखें, बात यह कि इस रैंकिंग को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ग्रेट प्लेयर मेरी नज़र में वो होता है जो कि जिसकी इनिंग्स से टीमें जीते, मुल्क जीते। ये रैंकिंग जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जैसे बाबर आजम नो डाउट ग्रेट प्लेयर है, मगर इस रैंकिंग से हमारे मुल्क को क्या फायदा? या मुल्क अगर कोई मैच है ना कि ये सार जाए, उससे हार जाए, वो सर जाए, बारिश हो जाए, इस तरह तो ये यकीन करें पाकिस्तान, मैं इस पे तो एग्री हो गया, किसी की दुआ जरूर लगती है पाकिस्तान टीम को। नहीं तो जिस तरह से, जिस नीयत से पाकिस्तान की टीम बनती है और जिस नीयत से टीम खेलती है और जिस अप्रोच से टीम खेलती है, कैसे जीतती है मुझे नहीं पता। और कैसे बेसिकली मैं हूं क्रिकेटर, तो मैं वो आइडिया नहीं लगाऊंगा कि टीम हमारी जो टीम बनती है ना। देखें, मैं अभी एक अल्फाज कहने वाला हूं, इसको अब आप ही नहीं गए। कल अगर परसों हमारी टीम अगर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की खेली तो हम जीत जाएंगे। अगर बाबर आजम की खेली तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में? बाबर आजम की टीम यह है कि उसके 4 लड़के हैं, उसने खिलाने हैं। 4 लड़के अपनी, अब इमाम नहीं खेलेगा, अब वो लेग स्पिनर शादाब नहीं खेलना चाहिए। अब इनको खेलना चाहिए पूरी अपनी जेन्युइन टीम खिलाएं, जिसका हक है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है, जो फिट है। इस तरह से नहीं खिलाएं अपना अपना करके। तो ये बाबर की टीम नहीं खेलेगी, पाकिस्तान की टीम खिलाएं। आप क्या कहते हैं इस पे? मैं रैंकिंग के वाले से आप क्या देखते हैं? जिस तरह सईद भाई ने भी कहा, बहुत सारे प्लेयर ये बात कर रहे हैं, रैंकिंग जो है वो एक तरफ रख दें, टीम जो है वो टॉप पे होनी चाहिए। देखिए, एक बात मुझे बताएं, हमें अगर हम नंबर 1 हमारे पास बैट्समैन आ जाता है या नंबर 1 बॉलर हमारा हो जाता है, तो हमने उसको क्या अचार डालना है? अगर हमारी टीम नीचे है, अगर हमारी टीम ही उस पोजीशन पे नहीं आती, हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान नंबर 1 हमारे से क्या है? अगर पाकिस्तान नंबर 1 हो तो हमारे लिए ये नंबर 4 पे भी हो, 5 पे भी हो, हमारे हीरो हैं। ठीक है, अगर ये नंबर 1 है और पाकिस्तान नीचे, बिल्कुल सही कहा ज़हीर भाई ने, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से मुतासरा डीएल के तहत पाकिस्तान मैच जीता था, उस दिन भी मैंने कहा था कि हमारे स्टूडियो का माहौल ही डिफरेंट था, जीटीवी का माहौल ही डिफरेंट था। सड़कों पे जो लोग चल रहे थे उनके चेहरे भी खुशी से तमतमा रहे थे, पूरा एक माहौल डिफरेंट हो गया। तो प्लेयर के नंबर 1 आने से बेहतर यह कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे, जैसे टीम इंडिया इस वक्त परफॉर्म करती नजर आ रही है। लेकिन साथ साथ बाबर आजम को हमने डिस्कस किया, एक और फॉर्मर कैप्टन इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, कि जब वो कराची के किसी टीवी के शो में स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो वो जो है वो अलग स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, मजहबी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। उसको मैं यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करना चाहता, उस पर उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ जाती है। इसके बाद जब इंडिया जाते हैं तो कह देते हैं कि जी मैं आधा पाकिस्तानी हूँ, आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ। और अब उनके खिलाफ जो है बांग्लादेशी हाई कोर्ट ने एक केस कर दिया, आईसीसी को उन्होंने खत लिख दिया है कि जी इन्होंने शाकिब अल हसन को बहुत ज़्यादा तनकीद की है, ओवर क्रिटिसिज्म किया है इस मामले में, इसलिए इनको कमेंट्री पैनल से हटाया जाए। ये वक़ार उनस के साथ आप काफ़ी क्रिकेट खेलेंगे, मामला है क्या? अच्छा, ये वाली जो आपने स्टोरी दी है, ये मुझे नहीं पता कमेंट्स क्या बात बोली है। क्या उसने उन्होंने कहा कि खेल को शाकिब ने जो है वो किया, बर्बाद किया है, सब कुछ किया है। बर्बाद तो मतलब खेल की रूह को बर्बाद किया। मैं समझता हूँ वो खुद ही महसूस कर रहा होगा, जिस तरह से उसकी पूरी दुनिया में जिस तरह से उसने ये हरकत की है। और मैथ्यूज को जो उन्होंने कहा जो भी कुछ गलत किया, उसने गलत किया, उसको नहीं करना था। जितना सीने सामने देखना चाहिए था। मैं भी उसको हर प्रोग्राम में बैठ के मैं कहता हूँ, उसको बच्चों वाली उसने हरकत की है, अनमेच्योर वाली की है। वो कहते हैं रूल तो है ना। नहीं, रूल देखें, रूल है, मगर रूल का मकसद ये नहीं है, उसका सिनेरियो देखना चाहिए। ऐसे कितनी दफा पाकिस्तान में भी 90% में देखता हूं, अक्सर 2 मिनट से ज्यादा बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती है। मगर अगर वो कह रहा है कि मुल्क के खातिर मैंने किया है और ये प्रोफेशनल अप्रोच है, अगर मैथ्यू अगर रन कर देता तो क्या होता है, क्या ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसी तो बात ही नहीं होनी चाहिए। वो भी खुद अच्छा प्लेयर था मैथ्यू, मगर इतना। लेकिन जिस तरह वकारूस की बात हो रही है, तो एलन डोनाल्ड जो खुद बांग्लादेशी कोच है, उसने भी इस बात को अच्छे तरीके से नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं चाहता था कि मैं जाके शाकिब को समझाऊंगा ऐसा ना करें। तो वकार न्यूज़ के ऊपर तो आप उनका जो कोर्ट है वो एक्शन ले रहा है, लेटर लिख रहा है, एलन डोनाल्ड को क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मेरे ख्याल से बराबरी से होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ने गलत बात की तो दोनों के खिलाफ अगर आप करें। मगर बात ये कि एक इतने बड़े चैनल पे बैठ के किसी खिलाड़ी को इतना पर्सनल क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी हरकत गलत थी, हम मानते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा उसने नहीं किया। अगर उनकी टीम वाकई कोई क्वालिफाई कर रही होती सेमीफाइनल के लिए तो फिर तो चलो बात समझ में आती थी। लेकिन ये मसला ये चैंपियंस ट्रॉफी के लाले पड़े ना, टॉप 8 में आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। ठीक है, अपने मुल्क के लिए उसने किया, अपनी टीम के लिए। लेकिन साथ साथ एक और भी चीज़ है जो अपने दोनों एनालिस्ट के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि जो डिसीजन बांग्लादेशी हाई कोर्ट ने लिया है या उनकी कोर्ट ने लिया है, वो डिसीजन हम क्यों नहीं ले सकते हैं? जिंदा कौमें ऐसे ही होती हैं। इरफान पठान हमारे लिए कुछ भी बैठ के कहता रहा, गौतम गंभीर कुछ भी बैठ के बाबर आजम को कहता रहा। बाबर आजम को हम यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन बाबर आजम हमारा कप्तान है, दूसरों को और गैरों को हम क्रिटिसाइज नहीं करने देंगे, क्योंकि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक अच्छा फैसला इसलिए भी है कि उन्होंने अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट किया। हमारी तरफ से ना इरफान पठान के लिए कोई
दफ़ा आवाज़ उठी है, ना गौतम गंभीर मुसलसल बोलता रहता है, उसके लिए कोई आवाज़ उठी है, तो हमें भी तो सोचना चाहिए इस तरह। यार अली, तुमने ये बात बड़ी अच्छी बोली है, मगर हमारे यहाँ भी आप देखें इस गेम को इतना ज़्यादा बोर्ड हो जाए, नहीं तो कितनी दफ़ा हमारे बोर्ड्स के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, टीम इंडिया ने कितने बड़े अमल किए हैं, और हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं और हमारे एंकर्स भी और सब बोलते हैं ये तो। और जिस तरह से इसने वकार ने बोला है, बड़ी मेरिट पे बात बोली है, और सबको अफसोस हुआ है जिस तरह वर्ल्ड कप के मैच में, और हम लोग नहीं बोलते। मैं कहता हूँ ये तो अच्छी बात है, बोर्ड को हर इन चीज़ों में एक्शन नहीं लेना चाहिए, वो भी प्रोफेशनल, उनके बोर्ड को भी मैं समझता हूँ। मैं ये गलती किसी ने भी की है, गलती की है ये वकार यूनुस के खिलाफ बोल के। उनकी भी क्रिकेट का जो मेयार है अभी जहां तक बांग्लादेश पहुंची, तो उनके ऑफिशियल का भी शायद ये होगा, मगर वकार यूनुस को मैं तो कहता हूं हर आदमी ने उसकी, हर दुनिया के हर प्लेयर ने कोई गाली तो दी नहीं है। उसने कहा ये गलत किया है और वो वाकई ही गलत किया है। तो अगर बोर्ड उनका बोला है तो इसमें हम ये मेरा सवाल ये कि हम क्यों नहीं आवाज उठाते? नहीं, हमारे प्लेयर कोई भी कुछ आगे कहता रहे। पीसीबी का आप कह रहे हैं उठाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा केस ऐसा हुआ नहीं है मेरे ख्याल में। कमेंट्री कर रहे हैं, कमेंट्री में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो ज्यादा फील कर गए। हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि अब किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा, अब मिसाल के तौर किसी चैनल से बात कर रहे हैं, किसी चैनल, वो आप पीसीबी के मेंबर ने बात, उनके बोर्ड के मेंबर ने बात उठाइए या किसी एंकर ने बात उठाइए, बोर्ड ने उठाई है ना। तो बोर्ड हमारे ऐसा अमल हुआ नहीं आज तक, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, हमारा जो फील्डिंग कोच है आफ्ताब साहब, जो अभी बैंक से भी खेले हैं, पेशावर से उनका केपी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो फील्डर हैं वो फील्डिंग में इतना ध्यान नहीं देते हैं। 10 मिनट के फील्डिंग सेशन से जो है वो फील्डिंग बेहतर हो नहीं सकती है। अगर हम एक तरफ देखते हैं, बात नहीं कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आप भी टीम चलाते हैं, आप भी देखते होंगे कि जो लड़के हैं वो बैटिंग बॉलिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फील्डिंग पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। बात उनकी सही है या आप समझते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कहा इसमें? नहीं, ये तो उनकी अपनी कमजोरी है कि वो 10 मिनट अगर कोई कर रहा है और आप इसका कंट्रोल नहीं है तो फिर तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको मैनेजमेंट वहाँ क्या कर रही है, आप वहाँ का जो हेड कोच है, वहाँ के जो मैनेजर हैं, आप उसको कहें कि प्लेयर मुझे चाहिए इतनी टाइम के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप जब मैनेजर थे अपनी टीम के साथ क्या करते? बिल्कुल ऐसे ही, हमने तो टाइम फिक्स किए हुए थे। कोई भी लड़का, अगर हमारी फील्डिंग का टाइम है तो उस वक्त फील्डिंग ही होगी, अगर बैटिंग के टाइम है तो बैटिंग होगी। ये नहीं होगा कि 2 लड़के उधर खेल रहे हैं, 2 लड़के उधर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कैसे फील्डर थे? यार मैं फील्डर कैसे भी था, मगर मैं आपको बताऊं, ये आपने बड़ा अच्छी बात निकाली है जल्दी से। पाकिस्तान की टीम में कोई नेट नहीं होता, सिर्फ 4-5 का नेट होता है। महीनों का टूर होगा तो महीनों जो इसको नहीं खेलना उसको बैटिंग नहीं मिलती, और इंडिविजुअल लड़के प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो टीम की प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, किसी को चाहिए, जिसको नीड है कि भाई मुझे प्रैक्टिस 4-5-10 कैच करा दो, एक कोच करा लेगा। मगर आप कैंप में होता है, कैंप लगा हुआ हो तो 2-2 घंटे नेट होते हैं, मगर टूर में प्रैक्टिस नहीं होती। थैंक यू सो मच सैयद भाई, थैंक यू सो मच। ज़हीर भाई हमारे साथ आज मौजूद थे आज के इस शो में, हम इंतहा मशकूर हैं, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी जी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप स्पेशल शो में। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।